वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज यूनियन बजट 2023 जो पेश हुआ है उसके बारे में जो हाईलाइट हैं वो आप सब ने तो देख ही लिए होंगे। फिर भी एक बार हिंदी में मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से ये बजट रहा है पूरा और आपके लिए क्या क्या इसमें रहा है। तो पहली बात, ये 8 जो पेजेस की PDF है इसे मैं शेयर कर दूँगा, आप भी इससे पढ़ सकते हैं और बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्या हुआ, हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट पेश किया और इसमें जो 7 की फैक्ट जो है उन्होंने इंक्लूड किए हैं। उनका कहना है कि ये जो 7 जो बिंदु रहेंगे वो सप्तऋषियों की तरह हमारा क्या करें, गाइडलाइन करेंगे, गाइड प्रोवाइड करेंगे, यानी मार्गदर्शन करेंगे। जिसके अंतर्गत क्या है कि सहभागिता के साथ जो विकास होगा, जिसमें वंचितों के साथ साथ सभी को वरीयता दी जाएगी, यानी जो निचले स्तर के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा और आखिरी तबके तक, यानी ये हमेशा से बात हो रही है अफर्मेटिव सेक्शन की, कि किस प्रकार से जो निचले तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे और काबिलियत का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी सतत ऊर्जा की ओर बढ़ने के प्रयास किए जाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर और युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा। अब युवाओं पर ध्यान देने का किस प्रकार से दिया जाएगा, इसके लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे या फिर रोजगार प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न को एक वर्ष के लिए जो है एक्सटेंडेड कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, साल 2014 से सरकार के जो प्रयास हैं कि नागरिकों के जीवन को बेहतर और गरिमापूर्ण बनाने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, इसके दिशा में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। और वहीं प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई। इन 9 वर्षों में क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये हमारा पॉइंट रहेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है 1.97 लाख और वहीं 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश बन चुका है। आम बजट 2023 की अन्य बातें हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमण जो कहा है कि यह कौन सा काल चल रहा है, अमृत काल। तो ये अमृत काल आपको बार बार सुनने को मिला होगा इन सालों में, तो वो सब मेंशन किया गया कि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा है कि 2023-24 मेरी सरकार की, यानी मोदी सरकार की क्या प्राथमिकता है, समावेशी विकास, सभी को लेकर चलना, अंतिम मील तक पहुंचना, जो निचले स्तर के लोग हैं, पिछड़े स्तर, उन सब बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा निवेश है उस सभी को बढ़ाना, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान, जैसे कि पहले हमारे जो पॉइंट थे वो सभी। ठीक है भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता हुआ सितारा बिल्कुल ऑब्वियस है, प्राचीन काल से और हमेशा से रहेगा। कोविड के दौरान 20 महीनों तक सरकार ने लोगों को भूखा नहीं रहने दिया। तो वहीं देख सकते हैं आप कि आधार कार्ड ना होने की वजह से एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी। ये पॉइंट उसमें इंक्लूडेड है और वो तो सिर्फ एक उदाहरण है। ठीक है, तो कोविड के दौरान 20 महीनों तक सरकार ने लोगों को भूखा नहीं रहने दिया। इसके लिए कई जो NGOs थे उन्होंने अपने प्रयास किए हैं, चाहे लंगर लगाए हों सिख लोगों ने या फिर जगह जगह पर लोगों ने हेल्प की थी। ठीक, तो सरकार ने उसका पूरा क्रेडिट ले लिया है। वर्तमान वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है कितनी, 7%। वहीं आउटलुक के अनुसार 6% समथिंग है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, मैं जो पॉइंट्स हैं वो भी बताते जा रहा हूँ जो वेस्ट ऑफ माय करंट नॉलेज से रिलेटेड हैं, कि इसमें कुछ चीज़ें आप क्या है इंटरलिंक करते चले, है ना। ज़रूरी नहीं कि आप जो बातें लिखी हैं उन्हीं को करें, आप सेल्फ एनालाइज करेंगे। अगर आप यदि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप इन चीज़ों का कंपेयर भी करें अन्य चीज़ों से जो सिमिलरली चलती जा रही हैं। ठीक, तो 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता, गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया। प्रति व्यक्ति आय के दोगुने से 1.97। ठीक है, 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। G20 अध्यक्षता में
भारत की ग्लोबल पकड़ मजबूत हुई है। निश्चित तौर पर हमारे काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेट किया है अपने देश को सभी देशों के समक्ष। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा खर्च किए जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और क्या कहा है वित्त मंत्री जी ने? प्रति व्यक्ति सालाना आय हो गई दोगुनी। 2022 में यूपीआई के जरिए, अब यूपीआई के जरिए 126 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट हुआ है। डिजिटल इंडिया हमारा बन रहा है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने देखा होगा, आप देख लीजिए, आपके पेटीएम ऐप हो चाहे फ़ोन पे हो, अब वो चार्ज करने लगे हैं। तो पर ट्रांजेक्शन यदि 1 रुपये चार्ज होगा, ठीक है, तो कैसे चलेगा? जैसे आप फ़ोन रिचार्ज कर रहे हैं, या फिर आप सेटअप बॉक्स से रिचार्ज कर रहे हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज आपके जो प्लेटफॉर्म फीस के दौर पर लगाया जा रहा है, जो कि पहले नहीं लगता था, अब लगाया जा रहा है। तो इसको देखने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो आप डिजिटल, वही है, डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के जो टैक्सेस लगेंगे तो एक हिसाब से लोग फिर अवॉइड करने लगेंगे फिर धीरे धीरे, ठीक है। पीएम सुरक्षा के तहत 44 करोड़ रुपए का 44 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस दिया गया। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण किया गया, ठीक है। 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए। तो ये जब से ये योजना चल रही है तब से खाते खोले गए हैं, लेकिन इसमें वो डाटा नहीं है कि कितने लोगों का इसमें ट्रांजैक्शन अभी तक हुआ है या बंद पड़े हैं खाते, सिर्फ जो खोले गए हैं उनका डाटा, ठीक। टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए मिशन है, काफ़ी अच्छे बिल्कुल मिशन चलाए जा रहे हैं। और ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी को लेकर कई पॉलिसी हैं। यस, हमारे इंदौर में हो चाहे खंडवा में हो, धार में हो, नए प्लांट बनाए गए, गोबर प्लांट, सीएनजी, बायोडीजल, ठीक है, इस प्रकार के प्लांट बनाए गए हैं। तो ग्रीन फ्यूल की दिशा में बिल्कुल अच्छे काम हुए हैं सरकार की तरफ से। हमारा आर्थिक एजेंडा क्या है? नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाना है, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करना, व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्र रहेगा। भारतीय रेलवे के लिए क्या हुआ है कि 2.40 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। 2013-14 में जो आवंटन किया गया था, 2013-14 से बिल्कुल ऑब्वियस है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उससे ही कंपेयर किया जाएगा, तो 9 गुना अधिक। वहीं कृषि से जुड़े हुए स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तो 1% टैक्स जो लगता है सिर्फ वही लगता है, ठीक है, जब आप कोई नया इक्विपमेंट खरीदते हैं। युवा उद्यमी पहले 10% लगता था, हमारे एमपी में भी अब उसको घटाकर ओनली 1% कर दिया गया। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी, ठीक है। पीपीपी मॉडल के जरिए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जाएगा। अच्छा है, ये एक अच्छा नया ट्रैवल एजेंसी वगैरह इनका स्कोप बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट पर अब फोकस किया जाएगा, ठीक है। टूरिज्म के अंतर्गत वित्त मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी की जाएगी। सरकारी कार्यक्रम और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि देश घरेलू एवं विदेश पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षण का केंद्र या प्रदान कर सकता है। पर्यटन के दोहन की अपार संभावना है, ठीक है, तो पर्यटन बिल्कुल इसको बढ़ावा देना चाहिए। ये टूरिज्म का बहुत मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ है, वो इससे और अच्छी कई गुना हो जाएगी कम खर्चे के साथ। लेकिन मेंटेन करना हमारा एक लक्ष्य इसको होना चाहिए कि जो साफ़ सफाई है और वहीं दूसरे विदेशी नागरिक हैं उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार किया जाए, क्योंकि आए दिन आप टेलीविज़न पर देख रहे होंगे किस प्रकार से उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है फ़ोटो खींचने के नाम पर, या फिर अन्य कोई वजह हो सकती है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा, वित्त मंत्री नीरा द्वारा कहा गया। हालांकि ये पहले से ही चल रही हैं ये सुविधाएं, आप लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। अब और इसको सुगम बनाया जाएगा, मे बी जो इंटरफेस है उसको चेंज कर दिया जाए। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ठीक है। मोटे अनाजों को बढ़ावा के लिए 2200 करोड़ रुपए का फंड। भारत में जौ, बाजरा, रागी, कुट्टू का प्रदर्शन बढ़ाएंगे। पशुपालन, मछली पालन को लेकर फोकस। वहीं पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। वहीं अगला पॉइंट है कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि राज्यों की सक्रियता वही 20 लाख करोड़ रुपए, पर्यटन को बढ़ावा, कृषि कर लक्ष्य। ठीक है। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अच्छी बात है ये। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज हैं, उससे लगे हुए अन्य जो हैं 157 और नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे, यानी डॉक्टर और नर्सिंग सेम चलेंगे। ठीक है। फार्मर रिसर्च पर सरकार ध्यान देगी या निवेश बढ़ाएगी। बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, वही पॉइंट है। ये सभी 6000 करोड़ की पीएम मत्स्य संपदा और फाइनेंशियल ईयर 24 में खेती के लिए 20 लाख करोड़ रुपए लोन का लक्ष्य। फार्मा में रिसर्च, इनोवेशन और सरकार की प्राथमिकता यही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशेष रूप से जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन की शुरुआत किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए एकलव्य स्कूल के लिए सरकार नए शिक्षकों, अन्य स्टाफ की भर्ती भी करेगा। इसके अलावा आईसीएमआर में रिसर्च की जो सुविधाएं हैं, उनमें निजी संस्थानों को, शिक्षकों को भी क्या दिया जाएगा, रिसर्च करने की इजाज़त दी जाएगी, ताकि इस सेक्टर में भी अधिक रिसर्च हो सके। पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। और इसके अलावा बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया। पीएम आवास, इसको याद रखिए, पीएम आवास में 66% बढ़ाकर कितना कर दिया, 79,000। और फाइनेंशियल ईयर में जो कैपेक्स का लक्ष्य है, उसको 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। इफेक्टिव कैपेक्स की बात करें तो 13.7 लाख करोड़, जीडीपी का जो कितना है 4.5%। वहीं 50 और एयरपोर्ट, हेलीपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें क्या किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा, उनका रिन्यू किए जाएंगे फिर से। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उस पर सरकार 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। जो भी इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड के हैं तो वो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपकी जो इंटरव्यू है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शहरी विकास, ये भी इंटरव्यू की पॉइंट ऑफ व्यू सही है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। शहरी विकास पर सालाना कितना 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जो कि सकल घरेलू कट 3.3% जीडीपी का है। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। गीले और सूखे कूड़े के निपटारे के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाया जाएगा। मेक एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेक्टर बनाए जाएंगे, जो 3 आला संस्थान यानी बड़े संस्थानों में बनाए जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि एआई का इस्तेमाल किस दिशा में हो, इसके लिए ये सेंटर निजी कंपनियों के जानकारों से मिलकर काम करेंगे। वहीं केवाईसी सुविधा को और सरल किया जाएगा, ताकि लोगों के लिए नाम में सुधार करना या पता लगाना आसान हो। ठीक है, अभी आपने देखा होगा समग्र संख्या है, समग्र खाता है, उसमें कई लोगों के नाम ही गलत हैं, जन्मतिथि गलत है, मेरी खुद की डेट ऑफ बर्थ गलत थी, फिर उसको सुधरवाया मैंने। तो इस प्रकार की गलती ना हो, आप उसको वेरीफाई कर पाएँ, खुद ही डिटेक्ट कर पाएँ, ठीक है, वो प्रयास किए जाएंगे। किसी का जो वोटर आईडी है वही गलत बन जाता है, आधार कार्ड में बहुत मिस्टेक होती है, तो ये सभी चीज़ों को रेक्टिफाई कर पाएँ हम। इसके अलावा क्या है, सभी सरकारी महकमों में सभी तरह के डिजिटल कामों के लिए पैन कार्ड को, अब जो भी है पैन कार्ड को अब
पहचान पत्र आईडी का रूप दे दिया जाएगा। वहीं विवाद से विश्वास स्कीम के तहत एसएमईएस जो को राहत दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोविड के दौरान एमएसएमई ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुल राशि का 95% उन्हें दे दिया जाएगा। और पैन को लेकर वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाया जाएगा। इससे पहले पैन केवल टैक्स के लिए उपयोग किया जाता था। आधार केवाईसी के लिए डिजिटल लॉकर का दायरा बढ़ाया जाएगा। ई कोड्स के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वैकल्पिक ऊर्जा जो उर्वरक हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत की जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, जैसे एक इंदौर में बना है। और मैन होल व सीवर की सफाई का काम इंसानों से ना किया जाकर इसे मशीनों के जरिए किया जाएगा। इसके लिए कम से कम 100% मशीनों से हो, ये कोशिश की जाएगी। आपने देखा होगा कि मैन होल सीवर्स में जाने पर जो मजदूर लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसमें काफ़ी पॉइजनस गैसेस होती हैं। इसका लैब में बनाए जाने वाले जो डायमंड में नौकरियां पैदा होने की संभावना, इस मामले में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रिसर्च के क्षेत्र में काम किया जाएगा। न्याय मिलने में देरी ना हो सके, कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपए डिजिटलाइज किए जाएंगे। ठीक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत लाया जाएगा। इसके अलावा पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत कृत्रिम खाद को इस्तेमाल को कम कर नेचुरल युक्त ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आगे है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0 वर्जन शुरू किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडियन नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का जो ब्याज मुक्त कर्ज 1 और साल के लिए बढ़ाया। 5G लैब एप्लीकेशन के लिए 100 लैब बनाए जाएंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग का उपयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए 50 अतिरिक्त हवाई पट्टी, हेलीपैड, वाटर एरोड्रम, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को नवीनीकृत किया जाएगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मियों की भर्ती की जाएगी। एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट के लिए 35,000 करोड़, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,700 करोड़ और 2023 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का लक्ष्य है, मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है। नगर पालिका बॉन्डों के लिए साख बढ़ाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमृतकाल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे को वर्गीकृत एवं वित्त पोषण ढांचे को बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की गठन की जाएगी। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए जरूरी राहत दी जाएगी। सरकार क्या करेगी? सरकार 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का अलग से इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है। इसके अलावा 10,000 जो बायो इनपुट सेंटर भी बनाए जाएंगे। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की रिप्लेसिंग बेहद महत्वपूर्ण काम है। सतत ऊर्जा की राह में बड़ा ये कदम है। केंद्र सरकार की जो पुरानी गाड़ियां हैं एम्बुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद करेगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी। अगले 3 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास का 4.02 वर्जन, जिसमें इंडस्ट्री बेस्ड पाठ्यक्रम पर फोकस दिया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में 30 स्किल्स इंडिया इंटरनेशनल स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है डीबीटी के तहत छात्रों की मदद के लिए स्कीम लॉन्च की जाएगी, जिसमें 47 लाख युवाओं की मदद होगी। देखते हैं कितनी युवाओं की मदद होती। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता। सीतारमण ने कहा कि 10,000 जैव इनपुट संसाधनों को केंद्र स्थापित किए जाए। महिला सम्मान बजट पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बजट पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की 4.5
लाख से 9 लाख की जाएगी वरिष्ठ खाता स्कीम्स की सीमा। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9,000 करोड़ की बढ़ोतरी। इसके अलावा एमएसएमई को 1% सस्ती दर पर लोन दिए जाएंगे। पीएम कौशल विकास 4.0। सीतारमण ने कहा है कि 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ यानी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम शुरू करने की घोषणा। बैंकिंग कंपनी एक्ट आरबीआई एक्ट में थोड़ा सा बदलाव भी किया जाएगा। प्रोटेक्शन फंड इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का गठन। अब बात होती है टैक्स की, तो 6 से 9 लाख तक की आयु का जो टैक्स स्लैब है उसको 10% टैक्स कर दिए गए। नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा जो सरल होगा, आसानी से टैक्स भरा जा सकेगा। इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे, जहाँ पर 16 सीफ करके फॉर्म आते थे उसके अलावा। कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कॉर्पोरेशन सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम शुरू करने वाली नई कंपनियों को 15% की डिस्काउंट दिया जाएगा। अभी सालाना 5 लाख तक की जो आय पर लोगों का टैक्स नहीं देते थे उसको क्या कर दिया गया, उसको बढ़ाकर 7 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिजीम में 6 दरें जो की गई थी उनको 5 कर दिया गया। अब क्या होगा, 0 से 3 लाख तक की यदि आपकी आय है और वहाँ पर लिखा है 7 लाख तक आय, इसमें थोड़ा सा दोस्तों ये होता है कि आपकी जो आय होती, मान लीजिए आपकी आय 7 लाख है, उसमें 2 लाख का कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है 87 जो है उसका पॉइंट टैक्स का 87C और ए करके कुछ होते हैं फॉर्म्स वगैरह, तो उससे होता है उसका डिडक्शन। फिर आपकी आय कितनी बचेगी, 5 लाख। उसमें भी अगर आप देखेंगे कि 0 से 3 के बीच में आप उसको डिडक्ट करेंगे, फिर डिडक्ट करने के बाद आपका जो आय बचेगी उस पर कितना परसेंट है, फिर 12,500 का और आपको डिस्काउंट मिलता है। इस प्रकार से आपकी जो आय है 7 लाख के अंतर वो नील हो जाती है। ठीक है, ये है उसका मतलब। तो 0 से 3 की आय है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 तक की यदि आपकी इनकम रेंज आती है सभी डिडक्शन को हटाकर, डिडक्शन जैसे कि यदि आपने कोई LIC रखा है, होम लोन ले रखा है, FD ले रखी है, तो उसका जो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, 9 से 12 तक के लिए 15% टैक्स, 12 से 15 के लिए 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से अधिक की 30%। और वहीं देखते हैं 9 लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45,000 का टैक्स देना होगा। अब ये भी क्लियर है। और 15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10% टैक्स देना होगा, जो भी ज़्यादा होगा, ऐसा इस प्रकार से पॉइंट वैलिड होता है। तो आई होप आपको पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरह से बता दी होगी। मैंने कुछ अपने तरफ से भी पॉइंट ऐड किए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और ये PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए।